नमस्कार, मैं हूं दिबांग। एबीपी न्यूज के स्पेशल शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। आज हम हैं जंतर मंतर में और हमारे साथ हैं वो खिलाड़ी जिन्होंने देश का गौरव और तिरंगे का मान सम्मान एक बार नहीं कई कई बार बढ़ाया। सबसे पहले मैं आपको मिला रहा हूं विनेश फोगट से। विनेश फोगट की खासियत है कि इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में गोल्ड लिया और ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने दोनों खेलों में गोल्ड लिया है। इनको अब तक 5 गोल्ड कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और एशियन चैंपियनशिप्स में मिल चुके हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में इनको 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। हमारे साथ हैं बजरंग पुनिया, जिनको टोक्यो ओलंपिक्स में सबने देखा कि ब्रॉन्ज मेडल मिला। ये अकेले भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4 मेडल मिल चुके हैं। एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में और चैंपियनशिप्स में इनके 21 मेडल हैं। आपके पास जगह है इन सब मेडलों को रखने की? बस मेडल आते रहिए, जगह तो बना लेंगे जी। सतवत को कॉमनवेल्थ गेम्स में, चैंपियनशिप्स में और एशियन चैंपियनशिप्स में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल मिले हुए हैं। साक्षी मलिक हमारे साथ हैं। ये पहली महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता रेसलिंग के लिए, पर आपने आखिरी 10 सेकंड में वो मेडल जीता। आपको वो याद आता है कभी? कभी नहीं सर, हमेशा याद आता है। जब कोई भी टूर्नामेंट खेलने जाती हूँ तो याद कर लेती हूँ कि वैसे ही लड़ना है, लास्ट तक हार नहीं माननी है। 3-4 सेकंड थे जब मेरा पॉइंट हुआ। पॉइंट होने के तुरंत बाद टाइम खत्म हुआ, तो बिल्कुल याद आता है सर वो मैच। आप लोग सब वो हैं जिनको देश को हाथों हाथ लेना चाहिए, अपने पलकों पर बिठाना चाहिए। कैसा है ये अनुभव कि आज आप यहाँ सड़क पर बैठी हुई हैं, न्याय की गुहार कर रही हैं? देखो, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है सर कि हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। बीच में आपने देखा होगा जो पुलिस वाले हैं उन्होंने भी थोड़ा गलत व्यवहार किया हमारे साथ। तो बस यही है, उम्मीद में बैठे हैं और न्याय के लिए लड़ रहे हैं, और जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम यहीं बैठे रहेंगे। कहाँ आप जाते थे, लोग ढोल नगाड़े बजाते थे, माला लेकर आते थे। आज आप न्याय की बात कर रहे हैं तो यहाँ सड़कों पर हैं। भारत की बेटियों की है, उनके मान सम्मान, उनकी इज्जत की बात है। मुझे जहाँ तक लगता है कि जो हम ट्रेनिंग करते हैं उससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है यहाँ बैठना। बस यही है कि भाई कि इस पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। विनेश, आपने तो 2022 में अभी हाल में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता। क्या आपने बड़ी सीख मिली आपको यहाँ? देखिए, तकलीफ तो होती है सर कि मतलब जब मेडल जीत के आते हैं इतना, अभी भी मैं मतलब ऐसे देश के हम शुक्रगुजार हमेशा रहेंगे कि आज हमारी सच की इस लड़ाई में पूरा देश साथ खड़ा है। लेकिन बस वही है कि थोड़ा सा अगर सरकार हमारी सुन ले, इतने मतलब एक रिक्वेस्ट लगा लो या एक अपील लगा लो आपके माध्यम से कि हर किसी को ये समझना चाहिए कि देश के इतने बड़े खिलाड़ी अगर कुछ भी नहीं होता तो इतने बड़े मंच पे इतनी दुनिया के सामने कभी नहीं आते। कुछ तो बहुत बड़ा है, क्या उस सच को जानने की ट्राई नहीं कर सकते कि क्या ऐसा इतना बड़ा क्या हुआ है कि इतने बड़े खिलाड़ी जो, और हम ऐसा नहीं है कि हमने छोड़ दिया है फिर हम अपना झंडा बुलंद करने या अपना नाम बनाने या कोई टिकट लेने के लिए आए हैं। हम खेलते हुए खिलाड़ी हैं, जो करंट में हम चल रहे थे वो खिलाड़ी यहाँ बैठे हैं। आज इंडियन एक्सप्रेस अखबार है, बहुत खोजी अखबार है, और उसमें रिपोर्ट छपी है जिसमें 2 महिलाओं ने जो बयान दिए हैं उसके बारे में कहा गया है, और बहुत ही विस्तार से रिपोर्ट है और बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही दुखद उसमें बात है। मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ। 2016 से 2018 के बीच की ये घटना है, और इसमें बताया गया है कि कैसे ब्रजभूषण शरण महिलाओं से सिर्फ इस नाम पर ये देखने के लिए कि उनकी ब्रीदिंग पैटर्न कैसी है, उनके ब्रेस्ट पर और स्टमक, पेट पर हाथ लगाते थे। ये बात इसमें छपी है, और कई कई बार ये घटनाएं हुई। एक रेसलर जो दूसरे रेसलर हैं उन्होंने कहा कि वो ट्रेनिंग जर्सी थी उनकी उठाई और उनके ब्रेस्ट पर और उनके शोल्डर पर हाथ लगाया बिना उनकी किसी अनुमति पर। घर गई तो भी ये हुआ। ये सारी घटनाएं हैं जिन पर आप ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने ऑन कैमरा भी ये बात एक्सेप्ट खुद की है कि भाई मैंने एक लड़की को उसकी बिना इजाज़त के गले लगाया और जिससे वो असहज महसूस हो गई। हमें एकजुट होने में कितना समय लगा होगा ऐसे ताकतवर या ऐसे जो है डेंजरस इंसान को के खिलाफ, जो खुद कुछ दिनों पहले आपके चैनल पे बाहुबली और पता नहीं किस तरह की लैंग्वेज का उन्होंने प्रयोग किया। मैं आप दोनों से पूछ रहा हूँ कि आपके साथ भी कोई ऐसी घटना की इन्होंने, कोई ऐसी कोशिश की इन्होंने, या आप आज बताना नहीं चाहती हैं, ऐसी कोई बात हुई क्या? हमने कभी भी मतलब ओपनली इस चीज़ को नहीं बोला है और ना ही कभी बोलेंगे।
क्योंकि जिस बैकग्राउंड से सर हम आते हैं, बहुत अभी आप जैसे बोल रहे हो तो जैसे बजरंग ये सब, हमें अब भी शर्म आ रही है इस चीज़ को, जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हो, समझ रहे हो। तो इस चीज़ को बोलना, उसी पीड़ा से, उसी दर्द से गुजरने वाला वो एक वो है। और जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं वहाँ से हम इतनी तकलीफ़ों से या इतनी झगड़े करके हम रेसलिंग जैसे स्पोर्ट में आगे बढ़े हैं, जहाँ पे मतलब लड़कियाँ थी नहीं, वहाँ से निकलना और फिर उसके बाद में ऐसा सामने कोई इंसान आ जाए, उसके साथ में ऐसा बिहेव होना, फैमिली को बताए नहीं बताए वो प्रेशर ज़्यादा है, गेम करना है वो प्रेशर ज़्यादा है, फैमिली ने सब कुछ दांव पे लगाया है तब रेसलर बनाया। तो हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई भी लड़की मतलब कंफर्टेबल नहीं, 7 लड़कियों ने कंप्लेंट्स किया, कोई भी लड़की सामने नहीं आए हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जितना मैंने इंटरव्यू किया, उसके बाद मैंने लोगों से बात की और जो रिएक्शंस आए, सब लोगों के दिल में ये बात है कि ये अगर पहलवान जो इतनी मेहनत से खून पसीने से मेडल लाते हैं और ये अगर सड़क पर बैठे हुए हैं, ये इस तरह की बात कर रहे हैं, तो ज़रूर इनके साथ कुछ हुआ होगा। रेसलिंग जैसे स्पोर्ट में हमारे हरियाणा से या कहीं से भी कोई लड़की अगर अपना कैरियर के लिए आती है, वो मतलब परिवार से भी वो कहती है कि मुझे इस स्पोर्ट में जाना है, तो कई बार परिवार का भी सहयोग नहीं मिलता। और उस लड़की के साथ अगर कोई इस तरह की घटना हो जाती है तो अपने घर वालों को बताने से भी बहुत ज़्यादा घबराती है, क्योंकि कहीं उसकी रेसलिंग ना छुड़वा दी जाए, उसको घर ना बैठा लिया जाए। साक्षी, ये जो लड़कियां ये आपसे आपस में बात करते हैं, आप लोग आपको बताती हैं, क्योंकि आप सीनियर भी हैं, आपने बहुत लोगों को प्रेरणा दी होगी रेसलिंग ज्वाइन करने के लिए। बिल्कुल सर, जैसे कैंप्स में रहते हैं हम, तो 12 साल से तो मैं कैंप में हूँ और मुझे ये घटनाएं सुनाई देती थी, मतलब किसी ना किसी ज़रिए ये मेरे पास आ ही जाती थी। विनेश को खुद पर्सनल बताया है लड़कियों ने आके, तो अभी तक चल रहा था, तो हमने डिसाइड किया कि इस पे स्टेप उठाना चाहिए। और मैं आपकी एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ, जैसे कि आपने बोला कि हमें कोई लालच नहीं है यहाँ बैठने का, कि हम किसी लालच में बैठे हैं या ये अब क्यों बैठे हैं, ये 12 साल से क्यों नहीं जवाब दिया। तो 12 साल का तो यही था सर, क्योंकि बहुत हिम्मत लगती है ये स्टेप उठाने में। मैंने इनसे बात किया ब्रजभूषण से, वो यही कह रहे हैं कि इन लोग 12 साल तक क्यों नहीं बोले। 2012 में भी एक आवाज़ उठी थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर, लखनऊ कैंप की बात है, जूनियर खिलाड़ियों ने FIR करवाई थी, 24 घंटे में ब्रजभूषण जी ने उसको खारिज करवा दिया था। एक आवाज़ 2014 में भी उठी थी, उसमें भी 24 घंटे में ब्रजभूषण जी ने, जो परमजीत मलिक हैं जो फिजियो थे, उनका और उनकी वाइफ का कैंप में नाम था, उनकी वाइफ जो कि नेशनल में मेडल जीत के कैंप में थी, तो उसको 24 घंटे में कैंप से निकाल दिया गया। तो जो आवाज़ उठ रही थी उसको तो आप दबा रहे थे, बच्चों को तो डर था ना इस चीज़ का। हम कितने बड़े बड़े मेडलिस्ट बैठे हैं, कितने बदतमीजी से वो बात कर रहा है नेशनल मीडिया के सामने, उससे उसका चरित्र, उसका व्यवहार पता लग रहा है। आप मतलब ये तो हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, पूरे देश को, हमारे को देख लो और उनको देख लो, उनका व्यवहार देख लो, उनकी बेशर्मी की हद देख लो कि वो कितनी ओपनली ऐसे बेशर्मों की तरह कि मैं ये खाता हूँ या मैं वो करता हूँ। मैंने उस लड़की को एहसास महसूस हुआ। आपको मैं कोट करना चाह रहा था जब मेरी बातचीत में, तो उन्होंने कहा कि विनेश फोगट कोई भगवान थोड़ी है, मेडल ले आई तो क्या वो भगवान है। क्या इस तरह से वो आप लोगों से भी बातचीत करते हैं? सेम डिट्टो लैंग्वेज होता है। कोई भी लड़की, ए तू इधर आ, क्या कर रही थी तू, क्या बोल रही थी, ए इसको थप्पड़ी मारो, इसको यहाँ से भगाओ, गालियाँ देना क्लियर। नेशनल चैंपियनशिप हो रही है, पूरी मीडिया भी उधर है, गाली दे रहा है कि इस कोच को भगा के मारो, कोच को मारने को भाग रहा है। तो वो बदतमीजी का एक लेवल, उसका मतलब उन्होंने, उनकी कोई लाइन ही ड्रॉ नहीं थी कि कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, उनको खुद को ही नहीं पता था कहाँ पे लाइन है मेरी। वो अपनी कि मैं ही भगवान हूँ, वो खुद को भगवान माने बैठे हैं कुश्ती का, कि मैं ही हूँ और मैं ही इस कुश्ती को जिंदा रख रहा हूँ, मैंने ही उनको। वो तो ऐसे एहसान दिलाते हैं। मैं मेरा बताती हूँ, CWG में ट्रायल्स में मैंने वोन किया, मेरे को आके बोल रहे हैं कि मैंने जितवा दिया तेरे को, आपने अगर मेरे को जितवाया है, अगर आपने चीटिंग करवा के जितवाया है, वो आपकी गलती है, वो मेरी गलती नहीं है। मैं अपना रेसलिंग कर रही हूँ, मैं अपना कोई भी पॉइंट्स गलत हो रहा है, मैं ऑब्जेक्शन कर रही हूँ। अगर आपने जितवाया है तो आपने दूसरी लड़की के साथ में गलत किया है। वो बॉडी शेमिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को बोलते हैं कि ये तो लड़की लगी नहीं रही, इस तरह की बातें करते हैं। मेरे सामने बोला, आपके सामने हुआ? जूनियर के नेशनल ट्रायल्स चल रहे थे लखनऊ में, मेरे को पास में बिठाया, अरे देखो देखो विनेश, देखो इसे तो लड़का लग रही है, बिल्कुल लड़की लग ही नहीं रही, देखो इसका कॉस्ट्यूम कैसा लग रहा है। आप क्या बोलना चाहते हो, कॉस्ट्यूम कैसा लग रहा है, तो किस वे में कॉस्ट्यूम कैसा लग रहा है, कुछ बोल नहीं सकते सर। मतलब उस टाइम पे रिएक्शन दें क्या समझ ही नहीं आता था। एक बात जो उन्होंने कही बजरंग, वो ये कहा कि उन्होंने भी जो जांच समिति है उसको कोई टेप दिया है जिसमें आप कह रहे हैं कि
फ़ोन पर बातचीत है कि भाई एक कोई हमें लड़की चाहिए, ज़रूर चाहिए, ये कोई बात हुई थी? क्या बात थी वो? देखिए, पहले तो मैं बताऊंगा कि आप उनसे ये डिटेल निकलवा लीजिए कि फ़ोन आया था या मैंने किया था। और दूसरी चीज़, ऐसे मैंने कोई बात बोली है तो आप उसको रिलीज़ कर दीजिए मीडिया में। हम ऐसी कोई बात नहीं, उस लड़की का खुद फ़ोन आया था और उसने मेरे को बोला कि भैया मेरा नाम किसने लिया। मैंने यही बात बोली थी कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं, आपका नाम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप मदद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो डर के मारे पीछे बैठे हैं, अगर ऐसा कोई बच्चा आगे आ सकता है तो ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने उस दिन भी मीडिया में बोला था कि भाई आप उसको रिलीज़ कर दीजिए, ऑडियो को जो आपके पास है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 7 बच्चे आए हैं, इनको भी हिम्मत ही दी है। साक्षी, ऐसा कभी होता है वो किसी का भी हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं मेरे बैग दबाओ, इस तरह की कोई बातें आपने सुनी? बिल्कुल सर, सुनने में आई, लेटेस्ट ही सुनने में आई। बिल्कुल, तो काफ़ी लड़कियों ने बताया कि लड़कियों को बुला के बोला गया है मेरी पीठ दबाओ, मेरे यहाँ पेन हो रहा है। तो ये सारी बातें सर सुनने में आई हैं, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया। तो एनफ हो गया ना, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियाँ आके बता रही हैं तो फिर बड़ा दर्द आता है। इसीलिए हमने सोचा कि अभी हम लड़ाई लड़ेंगे। एक बात वो कहते हैं कि हरियाणा के ही रेसलर हैं, एक ही अखाड़े के रेसलर हैं, एक ही फैमिली के रेसलर हैं। एक कुश्ती है, ये एक परिवार है और हम इस परिवार के सदस्य हैं। 7 लड़कियों ने कंप्लेंट दी है, चाहे वो कहीं से, हम उनकी नहीं बताएंगे वो कहाँ से हैं, लेकिन जो वो बोल रहे हैं कि एक परिवार है, मैं उनके परिवार की बता देता हूँ आपके माध्यम से सभी देशवासियों को। उनका जो खुद प्रेसिडेंट है, वो उनका लड़का है जो उपाध्यक्ष है WFI में, उनका जो दामाद है वो बिहार से अध्यक्ष है, उनका जो दामाद उनके लड़के का जो साड़ा है वो सेक्रेटरी है यूपी से। तो परिवारवाद कौन सा है? परिवारवाद हम कर रहे हैं या आप लोग कर रहे हैं? उसके घर में WFI का जो ऑफिस है, ये बताइए कि भाई कोई भी रेसलिंग फेडरेशन या कोई भी फेडरेशन है किसी भी आदमी के घर पे है, और वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर पे है। फेडरेशन में सिंगल महिला नहीं है, सिंगल महिला कि हम ऑफिस में जाएं बाई चांस, पहले तो हम जाना प्रीफर नहीं करते, लेकिन जाएं मजबूरी में, कोई पेपर साइन करना होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं फेडरेशन के, साइन और मोर फैमिली को भी साइन करके नहीं देते थे वो, कि पहले विनेश को भी ले गया, विनेश ने बोल दिया ना सर प्लीज़ साइन कर दो, मैं लखनऊ एम में हूँ, विनेश आएगी तभी होगा। सिंगल महिला नहीं है कि हम वहाँ पे जाके कंफर्टेबल हों या मतलब बैठ सकें या हेलो भी बोल सके किसी से, समझ रहे हो? तो इस तरह का माहौल उधर, इतना डरावना माहौल है कि आप उस रूम में घुस गए, उसके बाद आपका बॉडी खुद से फ्रीज होने लग जाएगा कि हम होगा क्या, आज हम सेफली बाहर आएंगे उस रूम से या नहीं आएंगे, वैसा माहौल। मतलब फेडरेशन में एक लड़की तक नहीं है, क्यों नहीं थी? और सर ना ही कभी मेंशन किया गया कि हर एक फेडरेशन में एक कमेटी होती है सेक्सुअल हैरेसमेंट की कमेटी। सबसे पहले तो सर देखो, हम पढ़े लिखे हैं, उसके बाद हमने अपनी रेसलिंग की है, तो इतना नहीं पता कि फेडरेशन में कौन कौन सी कमेटीज़ होती हैं। सबसे पहले तो ये मेंशन होना चाहिए वुमेन कैंप में खासकर कि ऐसे ऐसे सेक्सुअल कमेटी है एक, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो जाके बताइए। किसी भी लड़की को नहीं पता, लेकिन जब हमने प्रोटेस्ट किया उसी दिन ये बता दिया गया कि साक्षी सेक्सुअल हैरेसमेंट की मेंबर है, लेकिन ना तो मुझे कभी कोई मेल आया, ना मुझे कभी फेडरेशन बुला के इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी गई। तो ज़बरदस्ती मेरा नाम घुसा दिया कि ये कैसे आरोप लगा सकती है जबकि ये खुद मेंबर है। ये जो विनेश बात कह रहे हैं कि हम उनके घर में जाने में असहज महसूस करते हैं, यही बगल में है 21 अशोक रोड, और जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है उसमें एक रेस्टोरेंट ने कहा कि वो जब गई तो उन्होंने वहाँ जितने भी बाकी लोग मौजूद थे सबसे कहा कि आप लोग कमरे से बाहर निकलो। बाकी लोग बाहर निकल गए, तब इन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। ये रिपोर्ट में है इंडियन एक्सप्रेस की। आप जो बात कर रही हैं वो बात एक महिला ने कहा भी है, कई बार उन्होंने कहा इंटरव्यू में कि कोई प्रूफ दिखाओ, कोई वीडियो दिखाओ, कोई फोटो दिखाओ। अगर मैं किसी लड़की को अपने रूम में बुलाता हूँ तो मैं उसको वो ये बोलूँगा कि आप वीडियो बना लो प्रूफ के लिए कि मैं आपके साथ कुछ ऐसा करने वाला हूँ। अगर मैं किसी भी लड़की को उसकी इजाज़त के बिना अगर छूता हूँ तो सेक्सुअल हरासमेंट ही है, और वो तो प्रूफ भी हो रहा है आपके ऊपर, FIR भी दर्ज हो रही है उसी पे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो पुलिस को आदेश भी दिया कि भाई आप FIR दर्ज क्यों नहीं कर रहे। नहीं, वो खुद भी कबूल कर रहे हैं सर कि वो असहज हो गई थी। इससे ज़्यादा क्या प्रूफ? जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं वो खुद मुंह से बोल रहा है मैंने उसको हक किया, वो असहज महसूस हो गई, उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल कर दिए, ये सेक्सुअल हरासमेंट ही है। इस बार आप धरने पर आए हैं,
की बात पूरा देश देख रहा, समझ रहा है, तमाम राजनीतिक दलों के लोग भी आए हैं, लेकिन खिलाड़ियों की संख्या उस तरह से नहीं है जितनी पिछली थी। यहाँ तक कि पहलवानी को लेके फिल्म बनाने वाले आमिर खान जो 1000 करोड़ तक कमाया उन्होंने, उनका भी कोई ट्वीट तक नहीं आया। तो इसको किस रूप में आप देखते हैं? सरकार का दबाव है या आपके आंदोलन को कुछ कमजोर माना जा रहा है? सरकारी एम्प्लॉई हैं, उनके ऊपर ये कि अगर आपने ट्वीट भी किया, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ भी किया, तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। जाने की तो बात छोड़ दीजिए। और उसके बावजूद भी बहुत सारे खिलाड़ियों को हमने मना किया जो जूनियर खिलाड़ी हैं, क्योंकि एक दिन ब्रिजभूषण ने ये बोला था कि इनके साथ खिलाड़ी नहीं है। उसी दिन सुबह यहाँ पे 400-500 खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग करी हमारे साथ। उन्होंने कहा मुझे कि आप में से कोई न कोई एक जल्द ही चुनाव भी लड़ेगा। और वो एक बात ये भी बोल रहे हैं बार बार में कि भाई ये फेडरेशन पे कब्जा करना चाहते हैं। फेडरेशन, अगर रेसलिंग फेडरेशन में हमें कोई पद चाहिए, प्रेसिडेंट बनना है या वाइस प्रेसिडेंट बनना है, तो जो स्टेट की फेडरेशन होती है, जैसे हरियाणा, यूपी, बिहार, कहीं भी लगा लो आप, उसमें पद होना ज़रूरी है। जब हम आगे कुश्ती संघ में ऊपर बैठ सकते हैं, इंडिया कुश्ती संघ में। साक्षी, पर ये बात हो रही है सपोर्ट की, तो दो भारत के बड़े स्टार ओलंपिक्स में जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, नीरज चोपड़ा हो चाहे अभिनव बिंद्रा हो, उन्होंने सपोर्ट किया। निखत जरीन ने किया, हॉकी के कप्तान है रानी रामपाल, उन्होंने किया, सहवाग ने किया, सानिया मिर्ज़ा ने किया। इनका सबका सपोर्ट आया तो काफ़ी अच्छा लगा। अपने इंडिया में आपने जैसे मेंशन किया कि 2 ओलंपिक इंडिविजुअल चैम्पियन हैं, तो उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट दिखाया। और भी बहुत एथलीट हैं अच्छे अच्छे, उन्होंने सपोर्ट किया। काफ़ी और फील्ड में जो हैं वो भी पूरा समर्थन दे रहे हैं। एज ए स्पोर्ट्स एडिटर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपके पास कोई और तरीका था ही नहीं कि हमारे आइकॉन्स को धरने पे आके बैठना पड़ रहा है? एक सरकारी ऑफिसर थे, तो उनका मैं नाम नहीं लूँगी, उनको इन्होंने सारी प्रॉब्लम्स बताई थी। खेल मिनिस्टर को हमने सारी प्रॉब्लम्स बताई थी, लड़कियों ने सारी प्रॉब्लम्स बताई थी, फिर भी एक्शन नहीं हुआ। तो इसका आप मुझे बता दीजिए कि इससे अलग कोई और तरीका क्या हो सकता था? कोई और तरीका? जो सिंगल कंप्लेंट्स करने जा रही थी उनको दबा दिया गया। ऊपर तक हमने बात कर ली थी लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर भी हमने पहले धरने पे आश्वासन के तहत हम उठ गए थे कि अब सुन लेंगे शायद, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 महीने हमने वेट किया। 3 महीने हमारा मानसिक संतुलन बिल्कुल ख़राब रहा कि स्पोर्ट्स कर सकते हैं, रेसलिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो हमने सोचा जब इतना ही प्रेशराइज है तो इस चीज़ को हम पूरा ख़त्म क्यों ना कर दें। इस बोझ को लेके हम कब तक जिएंगे? वो तो ऐसे ही बैठे रहते हैं, महीना साल, एशियन गेम्स आ जाते, अगला ओलंपिक्स आ जाता है, वो तो बैठे रहते हैं ऐसे ही। प्रॉब्लम क्या है ना सर, एक्चुअल में मतलब हम एज ए एथलीट सिस्टम पे कभी हमारा विश्वास आता ही नहीं है। हम इतने बड़े स्पोर्ट्स पर्सन हैं, लेकिन कोई एक सिंगल आदमी ये विश्वास दिला दे कि देखो आप हमें ये बताओगे तो हम आपकी सॉल्यूशन करेंगे, मतलब आप पे हम ट्रस्ट करेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि एथलीट प्रायोरिटी होना चाहिए। सिर्फ मेडल जीते तब दिखाने के लिए प्रायोरिटी नहीं, सोशल मीडिया पे फोटोज़ के लिए प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। किसी भी सिंगल टाइम एथलीट कुछ भी बोले तो वो प्रायोरिटी होना चाहिए सबसे पहला। उसके बाद ही स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है। अगर स्पोर्ट्स पर्सन ही नहीं है तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री किसके लिए बनेगी? अगर हम ही नहीं है तो कोचेज किसके लिए बनेंगे? अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है तो फेडरेशन किसके लिए बनेगी? तो एथलीट प्रायोरिटी होनी चाहिए। वो तो मुझे लैक लगता है, इसलिए वो ट्रस्ट नहीं बनता है, क्योंकि सभी लोग ना एथलीट को ऐसे आएंगे जाएंगे वाली चीज़ें हैं कि आज मैं आई हूँ कल को कोई और आ जाएगा, उनकी गाड़ी चलती रहेगी। तो वो ट्रस्ट कभी बिल्ड ही नहीं हो पाया है उस साइड से। अगर वो साइड से अगर हमें वो विश्वास दिलाया जाए, हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे इस चीज़ की कि ये लड़ाई जितनी भी आगे जाए, इसका रिजल्ट हमें नहीं पता है, लेकिन इसके बाद सिस्टम में इतना चेंज हो जाए कि स्पोर्ट्स पर्सन अगर किसी मिनिस्टर के पास में जाए या किसी भी अधिकारी के पास में जाए कि सर देखो ऐसे, और ऐसा नहीं है किसी को ये पता नहीं था। अगर आंख बूंद लेंगे तो सूरज नहीं निकलेगा, तो ये तो गलतफहमी है। ब्रजभूषण कैसा आदमी है? रेसलिंग से जुड़े हुए लोगों को, जो जर्नलिस्ट है जो रेसलिंग को कवर करते हैं, बिल्कुल क्लोजली हर एक को पता है। मिनिस्ट्री से लेके अगर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अगर नहीं पता है तो उनकी वो सबसे बड़ी एक, मैं बोलूँगी कि उनकी कमी रही है। आप स्पोर्ट्स फेडरेशन में कैसे लोग बैठे हैं, कैसे काम, वो इनके साथ में बदतमीजियाँ करते थे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में बदतमीजी करते थे अपनी। वो बोलते थे, जैसे हम अधिकारियों से बात करते थे सर कि ऐसे हमें ये हेल्प चाहिए या हम वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हैं या एक्स्ट्रा, तो वो कि सब फेडरेशन में ठीक है, आपके ये जो नेताजी है ना, इन्होंने हमारा दिमाग का बिल्कुल हिला रखा है सब कुछ। तो उनकी वर्डिंग ऐसी होती थी, तो समझिए ना, तो वो उनसे भी ऊपर थे, उनसे भी पावरफुल थे, उनसे ऊपर तो मतलब प्रधानमंत्री जी हो गए।
प्रधानमंत्री जी तक हमारी इतनी अप्रोच नहीं है कि हमने फ़ोन कर दिया और उन्होंने बुला लिया। वो तो बुलाएंगे जब उनकी मर्जी होगी। और वो पूरे सभी खिलाड़ियों के बीच में ऐसी चीज़ें बोलना भी मतलब, क्योंकि पूरा नेशनल मीडिया है, सब लोग हैं वहाँ पे, ऐसी चीज़ें रखना भी मतलब मुझे ऐसे लगता है कि वो भी एक सही तरीका नहीं था। तो कोई वे ऑफ मतलब हमारे पास में वो रास्ता ही नहीं था कि किस वे में जाएं। हमें सिर्फ एक ही रास्ता दिखा कि हम शायद पब्लिक में जाएं, ऐसे बोलें तो हमारी बात प्रधानमंत्री जी तक जाएगी। 1 घंटे में 2 घंटे में बुलाएंगे, हमसे पूछेंगे, हम बताएंगे और सॉल्यूशन में हो जाएगा। इसलिए जंतर मंतर पे आना मतलब हमें एक इजी वे ऑफ अप्रोच लगा आवाज़ पहुंचाने का। आपने कहा, पहले कहा थी पॉलिटिकल नहीं होगा, अब एक पॉलिटिकल इशू बन गया है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। तो ये 3 महीने में क्या हुआ? पहले आपने कहा कोई नहीं होगा पॉलिटिक्स, इसको रिजाइन करवाओ। 3 महीने के बाद आप कहते हैं अरेस्ट करो और पॉलिटिकल पार्टी भी आए। तो 3 महीने में क्या बदला? हम सिर्फ इतना लेके आए थे कि क्लीन करो हमारी फेडरेशन को, क्योंकि ऐसे आदमी बैठे हैं। 3 दिन के बाद हमें आश्वासन देके उठा दिया गया। बोले कि हम कमेटी बनाएंगे, आपकी सारी कंप्लेंट्स वहाँ दे देना और जो भी उचित कार्रवाई होगी हम करेंगे। तो हम वहाँ गए, लड़कियाँ वहाँ गई, लड़के वहाँ गए, जिनकी जो जो कंप्लेंट्स थी सब बताया। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने खुद बोला अगर हिम्मत है तो आगे आओ, FIR कराओ। सब ने बोला। हम नहीं जाना चाहते थे इतनी डर्टी थिंग में, क्योंकि हमें लगता था कि ये बहुत डीप चला जाएगा, हम इतनी डर्टी नहीं जाना चाहते थे। लेकिन खुद आगे से आके कोई लड़की आगे आओ, हो तो FIR कराओ, मैं फांसी पे लटक जाऊंगा। उन्होंने भी साथ छोड़ दिया, आश्वासन देके छोड़ दिया बीच में। तब हमने ये स्टेप उठाया कि अब हम FIR के लिए जाएंगे। इसीलिए हम FIR करवाई कि अब एंड हो गया, अब हम अपना पूरा प्रोसीजर करेंगे। जब तक हम चाह रहे थे कि इस लड़ाई को शांत कर दे, मिनिस्ट्री शांत कर दे अपने अकॉर्डिंगली और हमारी बात सुन ली जाए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। एक और मैं बताती हूँ इसी में सर, क्योंकि मैं बता रही हूँ ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, ओपनली बोलना। हम अंदर गए, हमने कमेटी को बताया है, कमेटी में लोग बैठे रो रहे हैं। तो अगर रो रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हमने कोई चुटकुला सुनाया तब वो रो रहे हैं। कुछ तो सीरियस एलिगेशन लड़कियों ने बताए हैं, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो कमेटी के मेंबर्स रो रहे हैं। कमेटी के मेंबर्स रो रहे कमेटी थे? के मेंबर्स रो रहे थे। आप लोगों की कहानियां सुन के? कहानियां सुन के लड़कियां जो भी बोल रही थी, जो सच्चाई सुनकर कहानियां नहीं? तो वो रोए क्यों? उन्होंने कनेक्ट किया कहीं ना कहीं, उनको सच्चाई दिखी होगी कहीं ना कहीं, ऐसे तो कोई नहीं रोता है। दूसरी बात, कमेटी के मेंबर्स जब बातें ही लीक करने लगे, हमें ये लगा, हमें ये इजी वे ऑफ प्रोसेस लगा कि हम मिनिस्ट्री में जाएंगे, चीज़ें भी सोल्व हो जाएंगी और कोई भी लड़की मतलब ओपनली ऐसे नहीं आएगी, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़ है किसी लड़की को ऐसे आना। हम मेंटली प्रिपेयर नहीं थे उस चीज़ के लिए कि हम मतलब लड़कियां सब सामने आके बोलेंगी कि देखो मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ नहीं थी कंफर्टेबल बिल्कुल भी। लेकिन उन्हीं के कमेटी मेंबर्स, आप ही के चैनल ने, ABP न्यूज़ ने स्टिंग किया था, उसमें एक कोच साहब बोल रहे हैं कि लड़कियां ऐसे बोल रही है, मेरे को तो ऐसे छुआ और ऐसे छुआ, समझ रहे हो? तो हमारा एक ऐसे मजाक बना दिया इस चीज़ का। इतना सेंसिटिव मुद्दा, देश की 99% महिलाएं इस चीज़ से गुजरती हैं, उनके दर्द को ना समझ के, उनकी दुख को ना समझ के वो लोग ऐसे मजाक बना रहे हैं। वो ये दिखाना चाहते थे कि हम पुरुष हैं, हमारा ये अधिकार है। तो वो चीज़ें हमारे अंदर मतलब इतना घाव कर गई कि हम सच की लड़ाई लड़ने गए, हम अपनी रेसलिंग को बचाने के लिए लड़ने गए, उल्टा हम इतने दोषी हो गए। हम मिरर में आंखें नहीं मिला पा रहे थे अपने आप से कि हमसे ये क्या हो गया। आप लोग आखिर कब तक ये धरना करेंगे? और क्या आप लोगों का जो बड़ा नाम है उसके आधार पर आप दबाव बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, अनावश्यक दबाव? सर देखिए, पोस्को एक्ट लगा है, अगर कोई नॉर्मल इंसान होता क्या उसको दबाव की ज़रूरत पड़ती? दबाव तो ब्रजभूषण उल्टा बना रहा है। जब हम फर्स्ट टाइम जंतर मंतर पे बैठे थे ना, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, उन्होंने ट्विटर पे ट्रेंड चलवा दिया अपनी IT सेल के थ्रू कि ब्रजभूषण नहीं तो BJP नहीं। तो दबाव तो वो सरकार पे बना रहे हैं इस चीज़ का, हम दबाव नहीं बना रहे। हम इस गंदगी में घुसना नहीं चाहते थे, लेकिन अभी हम घुस गए हैं तो मेरे पास वापस लौटने का कोई रास्ता है नहीं। अगर वो बाहर रह गए, सिंगल 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 करके 7 लड़कियों को मरवाएगा, फैमिली को भी मरवाएगा। उसने इतने मर्डर किए हैं, उसके लिए एक छोटा सा काम है ये सब करवाना। ये भी बात हुई आप लोगों में कि मेडल वापस कर देते हैं, और मेडल तो सरकार नहीं देती, मेडल तो स्पोर्ट्स बॉडीज देती हैं। देखिए, मेडल जो जीते हैं, अगर जो 2-3 दिन पहले घटना हुई पुलिस के द्वारा, हमारे ऊपर हुई वो कोई दिक्कत नहीं, पर जो हमारी महिला खिलाड़ियों के ऊपर जो चीज़ें हुई हैं उनकी मतलब जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और अगर हमारी महिला खिलाड़ियों का, जो भारत की बेटियां हैं, अगर उनके मान सम्मान में अगर कोई चीज़ ऐसी होती है
और यहाँ पर भावुक भी थी, आप लोगों से बात भी की, और उसके बाद जो सोशल मीडिया में कुछ आया उससे ऐसा लगा जैसे पहलवानों ने उनको यहाँ से खदेड़ दिया, भगा दिया, ऐसा लगा सोशल मीडिया को देखकर। पर मैं ये जानता हूँ कि इस तरह की बात नहीं, आपकी क्या हुआ था उसमें? जैसे ही वो हमारे अंदर आई, हमारी महिला पहलवानों से हमसे मिली, हमने पूरे आदर सम्मान से जो है उनको प्रणाम नमस्कार किया, उनसे अच्छे से बात। मैं आप लोगों के साथ हूँ। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ हूँ। जी सर, उन्होंने ये बात पूरा अच्छे से क्लियर की कि जैसे मैंने जो बोला था वो बाहर इस तरीके से प्रिटेंड नहीं किया गया, मीडिया के थ्रू ये टोटली दूसरे तरीके से क्वेश्चनिंग की गई कि आप अनडिसिप्लिन्ड हो, आप ऐसे हो। तो उन्होंने ये बात बिल्कुल हमारे आगे क्लियर की कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, बहुत ही गलत तरीके से दिखाया गया। आप ऑलरेडी देश के गौरव हो, आप मेडलिस्ट हो, लेकिन क्या आप एक रेबल के टैग के साथ जी सकते हैं, जीत सकते हैं? अगर सच के लिए आवाज़ उठाना अगर बागी हैं तो आप हमें बागी बोल सकते हो, लेकिन हम वफादार हैं, देश के हमेशा रहे हैं, मरते दम तक वफादारी करेंगे, अपने देश की रक्षा करेंगे। उस तिरंगे का मान ना पहले झुकने दिया था, ना आज झुकने देंगे। विनेश, हमने देखा कि आप प्रधानमंत्री से मिली, प्रधानमंत्री ने कहा भी कि विनेश को गुस्सा बहुत आता है, ऐसा एक क्लिप है। क्या आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बताया कि इस तरह से महिलाओं के साथ मुश्किल हो रही है हमारे खेल में? सर देखिए, मैंने ओपनली बिल्कुल ऐसे नहीं बोला था सेक्सुअल हरासमेंट होता है। अच्छा। क्योंकि वो जो स्टेट ऑफ माइंड था, टोक्यो के तुरंत बाद में आई थी, वो मिले थे, और वो इस वे में नहीं मिले थे मेरे से कि आप जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मेरे को बताओ, वो कि आपके ऊपर बैन क्यों लगा है, आप मतलब क्यों आपके ऊपर एक शो कोस नोटिस आया है, आप मुझे डिटेल में बताइए। तब मैंने उनको बताती वो मेंटली इतना टॉर्चर कर रहे हैं, मेरे को नेशनल सेम कर रहे हैं, झूठी बातें फैला रहे हैं। इनडायरेक्ट वे में मैंने थोड़ा सा बोला था कि वो लड़कियों को ज़्यादा परेशान करते हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम चले जाए वापस तो वो अपनी गिरफ्तारी दे दे, इंटरोगेशन स्टार्ट करवा लें, और जो भी उनके पद हैं वो ले लीजिए जाए, हम चले जाएंगे। तो अगर वो कुछ मतलब पुण्य करना चाहते हैं तो ये मतलब आपके माध्यम से मैं चाहूँगी कि वो कर दें, तो हम सब एथलीट का भी भला हो जाएगा और उनका भी एहसान रहेगा हम पे हमेशा। जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सभी सवालों के जवाब दिए। और एक बात तो साफ है कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं उससे रेसलिंग कुश्ती का भला ही होगा, एक कुश्ती निकल कर आएगी जो सच्ची कुश्ती होगी, अच्छी कुश्ती होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही, अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज़। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।